मेरे प्यारे अग्रज एवं अनुज भाई बहनों, मैं आज बात करूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो पहले संक्षिप्त में बात करेंगे, बाद में विस्तार से भी बात करेंगे। तो अगर संक्षिप्त में बात करें तो मानिए कि पॉइंटों में बात करेंगे, और आप उसको नोट करना चाहें तो नोट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सबसे पहले जाने इनका कार्यकाल इनका 1786 से और 1793 तक था। अब देखिए, अगर आप पॉइंटों को नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट बाई पॉइंट बोल रहा हूँ कि भारत में सबसे पहले जमींदारी प्रथा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में पुलिस सेवा का जनक तथा दरोगा पद का सृजन लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में चलित न्यायालयों का संस्थापक लॉर्ड कॉर्नवालिस। सरकारी वकील की पदस्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस कोर्ट का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके प्रशासनिक कार्यों के बारे में चर्चा कर लें, प्रशासनिक घटनाओं के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। दासों के व्यापार पर रोक लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। एकमात्र समाधि स्थल जिसकी समाधि भारत में है, और वह भी कहाँ पर है? गाजीपुर में बनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा किसी भी वीडियो में। अब हम चर्चा करते हैं विस्तार से। जिन पॉइंटों को मैंने बताया था उन पॉइंटों को विस्तार से एक एक करके खोलेंगे। देखिए, मैं बताऊं, शुरू करते हैं। चलो, जॉन मैक्फरसन के उपरांत लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का अगला स्थायी गवर्नर जनरल बनाया गया। किसके बाद? जॉन मैक्फरसन के उपरांत। जॉन मैक्फरसन मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रथम अस्थायी गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आने से पहले अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश फौज का सेनापति था। इसके अतिरिक्त वह ब्रिटेन में कई उच्च पदों पर भी रह चुका था। कंपनी 1781 से ही उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। कंपनी, सोचिए कितना वो सूरवीर, मतलब कि योग्य रहा होगा कि कंपनी 1781 से उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाना चाहती थी। किंतु पद धारण करने से पहले उसने कंपनी के सम्मुख दो शर्तें रखी, दो कंडीशन। पहली कंडीशन थी, उसे यह अधिकार दिया जाए कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में वह वीटो पावर का इस्तेमाल कर सके। वीटो यानी निर्णय को वह वीटो कर सके। दूसरी कंडीशन थी, उसे गवर्नर जनरल के साथ साथ मुख्य सेनापति के अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। नोट करते जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। संभवतः उसकी इसी मांग को स्वीकार करते हुए कंपनी 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट और 1786 का संशोधित एक्ट पारित किया और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा। यद्यपि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में यॉर्कटाउन में 1781 में कॉर्नवालिस की निर्णायक हार भी हुई थी, कॉर्नवालिस को आत्मसमर्पण भी करना पड़ा था, और इसी साल अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम न केवल समाप्त हुआ बल्कि विश्व मानचित्र पर अमेरिका एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन युद्ध में पराजय के बाद भी कॉर्नवालिस की प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आई। इस युद्ध के पूर्व 1756 से 1763 तक हुए ब्रिटेन और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध में भी वह लड़ चुका था। सप्तवर्षीय युद्ध हुए थे, उसमें भी वो कॉर्नवालिस लड़ चुका था इस युद्ध के पूर्व। इस प्रकार के उसके पास प्रशासन और युद्ध का पर्याप्त अनुभव था। फलस्वरूप उसे भारत भेजने का निर्णय हुआ। सितंबर 1786 में जब कॉर्नवालिस भारत आया, तब भारत के शासन, राजस्व और न्याय व्यवस्था वारेन हेस्टिंग के द्वारा नए सुधार किए जा चुके थे। इससे पहले जो वारेन हेस्टिंग था, उनके द्वारा भी कुछ सुधार किए जा चुके थे।
राजस्व संग्रह हेतु राजस्व बोर्ड दीवानी अदालतें न्याय व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रही थीं। इस प्रकार कंपनी प्रशासन भारत में एक सुव्यवस्थित रूप ले चुका था, किंतु इसका अर्थ यह नहीं हुआ था कि इन क्षेत्रों में सुधार नहीं हो सकता था। वह ईमानदार था। वह व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए उसे धन की आवश्यकता नहीं थी, किंतु इन सबसे अधिक अपने पद से छोटे पद पर चढ़े व्यक्ति से ही सीखने की इच्छा रखता था। जब वह भारत आया तो भारत के संदर्भ में उसका ज्ञान अत्यंत कम था, इसलिए उसने उन लोगों से परामर्श लेने में जरा भी संकोच नहीं किया जो भारत के बारे में सबसे अधिक जानते थे। सर जॉन शोर, एंट्री डंडास, चार्ल्स क्रान, विलियम जोन्स आदि इनमें प्रमुख थे। तो देखिए, अगर आपके किताब में आए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की विशेषताएं लिखी, तो मैंने विशेषताएं भी अब पहले बता चुका हूँ और बहुत ही ईमानदार किस्म का व्यक्ति था कह सकते हैं, और विशेषता तो लिख ही सकते हैं आप। और अब मैं बताऊं कि इनके साथ मिलकर उसने निम्न सुधार किए। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व वसूली के लिए इस्तेमरारी बंदोबस्त प्रथा को अपनाया। यह कार्य उसने सर जॉन शोर के सुझाव पर किया। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, पर यह भूमि उसकी पैतृक भूमि बन गई। इस भूमि पर से एक निश्चित आय जब तक जमींदार देता रहता था तब तक जमीन उसकी रहती थी। इसलिए निश्चित किया गया कि समस्त लगान का 9/10 भाग सरकार और 1/10वां भाग जमींदार अपने पास रखे। न्यायिक सुधारों के, अब देखिए न्यायिक सुधारों की बात, अगर क्वेश्चन आए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधारों की व्याख्या कीजिए, तो अब मैं न्यायिक सुधारों की व्याख्या कर रहा हूँ। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने विलियम जोन्स उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहायता से निम्न सुधार किए। उसने जिलों की संख्या 36 से घटाकर 23 कर दी तथा 4 चलित न्यायालय स्थापित किए। उसमें से एक बिहार तथा 3 बंगाल तथा उड़ीसा के लिए गठित किए गए। इसके न्यायाधीश यूरोपियन थे और इनकी सहायता काजी और मुफ्ती करते थे। काजी और मुफ्ती नाम के वो न्यायिक अधिकारी थे, वो कहते थे। कॉर्नवालिस ने सरकारी वकील नियुक्त किए और उनकी फीस भी निर्धारित तथा तय कर दी तथा उनका स्तर तैयार किया, जिससे सबसे छोटी अदालत मुसल्लिफ कोर्ट थी, जहां भारतीय इसका प्रमुख होता था। यहाँ 50 रुपये तक के मुकदमे सुने जाते थे। फिर इसके ऊपर रजिस्ट्रार की अदालतें थीं, जिसमें 200 रुपये तक के मुकदमे सुने जाते थे। 1000 तक के मुकदमों के लिए 4 दीवानी अदालतें थीं। 1000 से 5000 तक के मुकदमों के लिए कीड़ी काउंसिल थी। दीवानी अदालतों में हिंदू और मुस्लिम दोनों विधियां लागू होती थीं। कॉर्नवालिस ने फौजदारी अदालतों को भी व्यवस्थित किया। जहां जिला स्तर पर सदर निजामत अदालत थी, वह अदालत कलकत्ता में थी और यहाँ केवल मुस्लिम कानून ही लागू होता था। मुस्लिम कानून जो प्रतिषेध की भावना से प्रेरित था, उसे कॉर्नवालिस ने बदल दिया और इसे मानवीय बनाया। उसने रक्त मूल के सिद्धांत को समाप्त करके अंग विच्छेद दंड को भी रोक दिया। उसने साक्ष्य मामलों में धर्म की भूमिका को समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके अनुसार अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। इस प्रकार के धर्म के अपराधी के मामलों में अन्य किसी धर्म का व्यक्ति साक्षी कैसे होगा। कॉर्नवालिस को भारत के सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसने भारत के इस पद को व्यवस्थित और स्थायी बनाया। कॉर्नवालिस को भारत में पुलिस व्यवस्था का जनक कहा जाता है। उसने प्रत्येक 40 वर्ग किलोमीटर में एक पुलिस थाना निर्मित कराया और जिसके प्रमुख को दरोगा कहा जाता है। वो पद आज भी जिंदा है, दरोगा कहा जाता था। जिलों में एक पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर दी, जिसे अब आज एसपी साहब कहते हैं, तथा जमींदारों से पुलिस व्यवस्था का अधिकार छीन लिया है। कॉर्नवालिस के समय तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ।
1790 से 92 तक चला। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। इस संधि के संदर्भ में कॉर्नवालिस ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण शब्द मैं बोलने जा रहा हूँ, ये कहीं नहीं मिलेंगे। उसने कहा, हमने अंडरलाइन कर लीजिएगा, हमने अपने मित्रों को भी शक्तिशाली नहीं होने दिया और शत्रु को भी फलदायक रूप से अपंग बना दिया। इसका बहुत बड़ा मतलब निकलता है, जो आज भी मतलब इसकी जो लाइनें हैं कहीं ना कहीं फिट बैठती हैं। कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड या कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जो फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेग्यू के शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इस संहिता के द्वारा कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों को पृथक कर दिया। धन्यवाद। अगर समझ में आए तो लिख लेना और नोट भी कर लेना। बहुत मेहनत से बनाया है और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत तो लगती ही है।